अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दिस इज द सेकंड सेशन। आज दूसरा सेशन है। हमने मंडे को पहला सेशन लिया था। तो पहले सेशन में हमने थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया था कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में यूज क्यों करते हैं डेटाबेस के को। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हमने थोड़ा बहुत सीक्वल को स्टार्ट किया था। और जस्ट थोड़ा बहुत रिकैप करने के लिए हमने देखा था कि डेटाबेस में यूजली डेटा को लॉजिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं एज टेबल्स। टेबल्स में रोज और कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स में अलग अलग डेटा का एलिमेंट होता है, जैसे कि आपका स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है। और फिर हर रो जो होती है टेबल में, वो हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। और हमने ये भी थोड़ा बहुत किया था कि सीक्वल लैंग्वेज होती है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। और इसमें इंटरेक्शन जो यूजुअली होता है वो दो टाइप्स का है। या तो आपका राइट ऑपरेशन है, जब आप डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए डालते हो, घुसाते हो डेटा। और फिर रीड ऑपरेशन होता है, जहां पर आप डेटाबेस में से जो आपने डेटा स्टोर किया था अभी राइट ऑपरेशन से, उसको वापस रिट्रीव करते हो या रीड करते हो किसी भी चीज में यूज करने के लिए। तो जैसे एक बेसिक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप रजिस्टर कर रहे हो कि एआई के किसी कोर्स के लिए, तो आप एक फॉर्म भरोगे। तो जब वो फॉर्म का जो डेटा आप भर के सबमिट करोगे, तो हम उस टाइम एक राइट ऑपरेशन से उसको डेटा को घुसाएंगे डेटाबेस के अंदर, स्टोर करेंगे एक टेबल में। और हो सकता है कल को वापस जब आप आओगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म वापस रीड करके देखोगे कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, तो वो रीड ऑपरेशन होगा। हमने राइट ऑपरेशंस के बेसिक कुछ कमांड्स देखे थे। आज हम उन्हें रन करेंगे एक्चुअली। पर देखे थे कि जैसे कि पर हमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है बात करने के लिए थी, वो ये थी कि जो सीक्वल है ये बहुत ही रीडेबल होती है, इंग्लिश जैसी ही होती है। इसके सारे मोस्टली जो कमांड्स हैं वो बहुत इंग्लिश वर्ड्स ही हैं। जैसे अगर आपको क्रिएट करना है टेबल को, तो उसका कमांड क्रिएट टेबल ही है। आपको डेटा इंसर्ट करना है टेबल के अंदर, तो उसका कमांड इंसर्ट इनटू ही है। सिमिलरली अगर आपको उसमें से डिलीट करना है डेटा, तो डिलीट फ्रॉम टेबल ही है कमांड उसका। और अगर जैसे आपको किसी डेटा को अपडेट करना है, तो उसका कमांड भी अपडेट ही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है सीक्वल की, ये बहुत रीडेबल है, इंग्लिश जैसी है। तो आज हम थोड़ा सा लाइव एक्शन करेंगे से मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। सीक्वल रन करने के लिए आपको एक ट्रेडिशनली एक डेटाबेस की जरूरत पड़ती, लेकिन आजकल ऑनलाइन काफी फ्री वेबसाइट्स हैं जहां पर आप सीक्वल रन कर सकते हो। ये सारी वेबसाइट्स फ्री हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट करना है एक ईमेल पे, और इस पे आप रन कर सकते हो। बहुत सारी हैं। आज जो हम यूज करेंगे वो जैसे हमने कहा था कि ओरेकल एक बड़ी कंपनी है जो डेटाबेस बनाती है, उनका डेटाबेस बहुत पॉपुलर है। तो उनका भी फ्री वेबसाइट है जहां पर आप ये सब रन कर सकते हो, सीख सकते हो। उनके ट्यूटोरियल्स भी वहां पर है, तो हम वही यूज करेंगे। वेबसाइट का नाम आपका livesql.oracle.com है। मी तो इस पे जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। आई वुड से कि जस्ट रजिस्टर करिए अपने आप को इस पे। और ये जो आपका होम स्क्रीन होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। टू गिव यू ओवरव्यू थोड़ा बहुत, क्योंकि हम ऐसे आज यूज करेंगे। इसमें काफी अच्छे आपकी जैसे इंट्रोडक्शन टू सीक्वल का ट्यूटोरियल है। काफी काफी चीजें इसमें जो है वो फ्रीली अवेलेबल हैं। आप जरूर आगे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू सीक्वल का बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है इनका। बट मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देने वाला हूँ कि आज हम उसे कैसे यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी समझ लेते हैं कि एक डेटाबेस के अंदर चीजें कैसे स्ट्रक्चर्ड होती हैं। हाउ इज डेटा ऑर्गेनाइज इन अ डेटाबेस, हम थोड़ा से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डेटाबेस सिस्टम आपका जो होता है, इसके अंदर लॉजिकल डिवीजन होता है डेटा का। और इसका जो सबसे बड़ा, लेट मी स्टार्ट बिल्डिंग सम। लेट्स से कि हमारे पास डेटाबेस, just clean this up. लेट्स से हमारे पास लॉजिकली ये हमारा डेटाबेस है, और इसका हमने नाम रख देते हैं कुछ भी, जैसे हमारा डेटाबेस का
नाम चलो हम ABC रख देते हैं जैसे। सो आपका डेटाबेस ABC है। डेटाबेस को लॉजिकली एरियाज में डिवाइड करते हैं इंटरनली, इनको स्कीमास कहा जाता है। तो जैसे हम इसके अंदर 2 स्कीमास बनाएंगे। लेट्स गिव एन एग्जांपल, जैसे कि हम जैसे एक स्टूडेंट सिस्टम या कुछ बना सकते थे, तो हम इसमें या कोई ऑर्डरिंग सिस्टम बना रहे थे, तो जैसे हमारा सेल्स का एक स्कीमा हम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर सारे सेल्स रिकॉर्ड्स होंगे, और दूसरा हमारा जैसे हम HR का डिपार्टमेंट होता है हमारा, तो एक HR का स्कीमा बनाएंगे जैसे कि, ताकि कंपनी के जो सेल्स के सारे रिलेटेड डेटा सेट्स हैं वो अलग रहें, जो HR के डेटा सेट्स वो अलग रहें। हम नहीं चाहते हैं कि दोनों एक ही स्कीमा में रहे, तो इस लॉजिकल एरिया को स्कीमा कहते हैं। अगेन ये कोई फिजिकल सेपरेशन नहीं है डेटाबेस के अंदर, ये सिर्फ एक लॉजिकल डेफिनेशन होती है। हर स्कीमा के अंदर आप टेबल्स बना सकते हो, जैसे कि समझो हमारे सेल्स एरिया में हमारा ऑर्डर्स का टेबल होगा, इसमें सारे ऑर्डर्स आते होंगे। फिर जैसे हमारी शिपिंग का कोई टेबल होगा कि जब ऑर्डर्स होते हैं वो शिप हो जाते हैं, उनके शिपिंग रिकॉर्ड्स होंगे वहां पर। हमारे कस्टमर के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ये सारे इसमें हो सकते हैं। सिमिलरली HR साइड में हो सकता है हमारे पास एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स होंगे, किसी की सैलरी के डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड्स होंगे, तो वो सारे टेबल यहाँ होंगे। सो स्कीमा क्या है? इट्स नथिंग बट अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ टेबल्स, नथिंग एल्स। ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, अंदर कोई अलग से डेटाबेस में एरिया अलग अलग डिवाइड नहीं किया होता है किसी फिजिकल फाइल में। ये सिर्फ एक लॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए होता है ताकि हम टेबल्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। आप इसे ऐसे समझिए जैसे पुराने जमाने में फाइल कैबिनेट नहीं होता था, फाइल कैबिनेट वो लंबे स्टील के आते थे, ड्रॉर जिसमें खुलते थे। तो समझे वो पूरा ड्रॉर वाला जो फाइल कैबिनेट है वो अगर आपका डेटाबेस है तो उसमें अलग अलग ड्रॉर्स होते थे, ताकि एक डिपार्टमेंट की फाइल एक ही में रख सकते हैं, राइट। तो वो ड्रॉर जो है वो आपका स्कीमा है, और उस ड्रॉर के अंदर हम जो मल्टीपल फाइल्स रखते थे वो आपका टेबल है। और हर टेबल में समझो आप अलग अलग पेजेस होते हैं, वो आपका रिकॉर्ड्स हैं। जैसे अगर आप जैसे ऑर्डर समझो, एक फाइल कैबिनेट है वो पूरा डेटाबेस है, उसका ऊपर वाला ड्रॉर है समझो वो हमारा सेल्स का स्कीमा है, उसके अंदर एक फाइल हमने रखी है ऑर्डर्स की, फिर उसमें एक एक पेज है हर ऑर्डर का, तो वो टेबल बन गया। वो फाइल फाइल के अंदर जो एक एक पेज है वो एक एक रो बन गई टेबल की। उसी तरह दूसरा ड्रॉर जो होगा वो समझो HR का ड्रॉर है, उस ड्रॉर के अंदर हमने एक फाइल रखी एम्प्लॉयज की, वो आपका टेबल बनेगा। उस फाइल के अंदर हर एम्प्लॉय का एक एक पेज है, वो आपका रो बनेगा एक एक टेबल के अंदर। सो दिस इज हाउ डेटा इज लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड इन अ डेटाबेस। एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चंस ऑन दिस? स्कीमा क्या होता है, टेबल क्या होता है, डेटाबेस क्या है? आई कांट सी द चैट, तो मुझे पता नहीं अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं। ओके, अज्यूम नहीं है कोई क्वेश्चन, तो ये हमने जब समझ लिया, तो अब इस आज हम टूल या वेबसाइट यूज करेंगे Oracle लाइव SQL। इसमें अगर आप लोग चाहें तो अपना अकाउंट बना सकते हैं अभी, और मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू दे दूंगा क्योंकि हम इसे यूज करने वाले हैं। तो जैसे हमने बोला इसमें स्कीमास आप अपना खुद का भी बना सकते हो, लेकिन इनने आपके लिए फ्री काफी अच्छे अच्छे स्कीमा बना के भी रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे आपके कस्टमर का ऑर्डर्स का एक स्कीमा है, आपका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का स्कॉट स्कीमा है, इसमें अलग अलग टेबल भी होंगे, हम वहां भी जाएंगे, हम एक सिंपल एग्जाम्पल से स्टोर करेंगे फिर आगे जाएंगे। लेकिन इनने बहुत अच्छे डेटा सेट्स आपके लिए फ्रीली यहाँ पर बना रखे हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम एक बहुत ही सिंपल वाले स्कीमा से स्टार्ट करते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही टेबल है। तो हमने इसमें से कोई एक स्कीमा उठा लेते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल स्कीमा है, इसमें सिर्फ 2 ही टेबल हैं, एक एम्प्लॉयज का EMP टेबल का नाम रखा है इनने, और एक डिपार्टमेंट है जिसमें एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट है। अगर आप किसी एक पे क्लिक करोगे तो वो आपको उस टेबल की डिटेल्स भी देंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, हम लोड होने देते हैं तो वो आपको बताता है इस टेबल की सारी डिटेल। जैसे इसमें कितने कॉलम है, इसमें 5 कॉलम है। देखते हैं कितने कॉलम है। पहले टेबल का नाम क्या है, EMP है। इसमें कॉलम कौन कौन से हैं, ये देखिए 8 कॉलम है इसमें। जैसे एम्प्लॉय का नंबर है, जैसे हमने बोला था एक टेबल के अंदर कॉलम और उसका फिर टाइप भी होता है और लेंथ भी होती है, तो एम्प्लॉय नंबर एक नंबर टाइप का है। एम्प्लॉय नेम जो है वो टेक्स्ट होगा तो varchar 2 बनेगा। उसका जॉब क्या है, उसका मैनेजर कौन है, हायर डेट क्या था, उसकी सैलरी क्या है,
उसको क्या कमीशन मिलता है और वो किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। तो आप सारी डिटेल देख सकते हो यहाँ पर टेबल की। और अगर आप देखना चाहते हो उसके अंदर डेटा क्या है, तो आप इसको यहाँ से एक्शंस पे दबा के क्वेरी पे भी क्लिक कर सकते हो। और आज हमारा फोकस रीड ऑपरेशंस पे होगा ज्यादा, लेकिन पहले मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ ताकि हम देखें सिर्फ डेटा। तो देखिए ये डेटा, जैसे डेटा इस टेबल में, जैसे ये पूरा टेबल जो है वो एम्प्लॉय टेबल है। इसमें अलग अलग कॉलम्स जैसे हमने अभी देखे, जैसे एम्प्लॉय नंबर है, उसका नाम है, उसका जॉब क्या करता है, मैनेजर कौन है। और फिर हर रो एक एक एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करती है। जैसे जो पहली रो है ये किंग एम्प्लॉय का नाम है, उसको रिप्रेजेंट करती है। दूसरी एम्प्लॉय, उसका नाम ब्लेक है, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो हर रो एक एक एम्प्लॉय है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, लाइक थोड़ा बहुत मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। तो इसमें आपके पास जैसे आपके सेशन में क्या हो रहा है वो ये स्टोर करता है। जैसे हमने अभी सेशन में इस एम्प्लॉय टेबल को देखा और रन किया, ये आपको हिस्ट्री मेंटेन करता है। आपको आपके स्कीमाज में वापस जाके आप देख सकते हो क्या है। अभी हमने अपने स्कीमा में कुछ नहीं बनाया है, तो माई स्कीमा अभी खाली है। ये बोल रहा है कि नो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, लेकिन हम आज एक टेबल बनाएंगे आपके सामने और फिर उस पे रीड ऑपरेशन भी करेंगे। पहले राइट से काम करेंगे, फिर रीड भी करेंगे। तो हम सीक्वल वर्कशीट पे जाके सीक्वल रन कर सकते हैं। तो लेट्स डू दैट। हम अपना माई स्कीमा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जैसे, और फिर सीक्वल वर्कशीट पे जाके हम सीक्वल लिखेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने जो राइट ऑपरेशंस की सीक्वल सीखी थी, जैसे क्रिएट टेबल करने के लिए क्रिएट टेबल ही है, वो सब करेंगे हम पहले। तो इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे कि हमने रखा था, क्रिएट टेबल करने के लिए आपका क्रिएट टेबल ही कमांड है और उसके बाद टेबल का नाम होता है। तो समझो जैसे हम के आई स्टूडेंट्स का एक टेबल बनाएंगे, तो मैं टेबल का नाम देता हूँ। फिर उसमें ब्रैकेट्स खोल के उसके अंदर हमने देखा था कि हम कॉलम्स का नाम, कॉलम का डेटा टाइप क्या है और उसकी लेंथ क्या होती है। तो जैसे हम रखेंगे स्टूडेंट की एक आईडी बनाएंगे, जैसे ये आपका इंटीजर होगा, नंबर कॉलम होगा। उसके बाद हम स्टूडेंट का नाम रखेंगे, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम रख लेते हैं, जैसे फर्स्ट नेम। और ये आपका var_char 2 होगा, टेक्स्ट कॉलम है। इसकी लेंथ हम 50 से ज्यादा, शायद किसी का नाम की स्पेलिंग नहीं होगी। इसी तरह लास्ट नेम कॉलम बनाएंगे, वो भी var_char 2 50 तक रखेंगे। हो सकता है स्टूडेंट का हम जैसे जेंडर कैप्चर करना चाहेंगे। ये आपका var_char 2 एक ही है, मेल या फीमेल ही हो सकता है, तो M और F खाली स्टोर करना चाहते हैं इसलिए एक ही रखेंगे। और हो सकता है हम उसका एड्रेस स्टोर करना चाहेंगे, एड्रेस या डिस्ट्रिक्ट हो सकता है स्टोर करना चाहेंगे। यूजुअली डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग भी से ज़्यादा नहीं जाएगी, तो ऐसे रखेंगे। तो जैसे ये हमने लिख दिया, तो क्रिएट टेबल करने की कमांड यही है, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम दिया हमने, यहाँ के आई स्टूडेंट्स का नाम रख रहे हैं। फिर हम उसमें डालना क्या क्या चाहते हैं। एक स्टूडेंट की आईडी होगी, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका जेंडर और उसका डिस्ट्रिक्ट जहां वो रहते हैं। जब आपने कमांड लिख लिया, यहाँ रन पे दबाइए। कुछ सीक्वल इंजन जो होते हैं उनके बाद में सेमीकोलन लगता है कमांड को एंड करने के लिए। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इसे हम रन कर देते हैं। 2 3। तो ये टेबल क्रिएट हो गया। अगर आप इसे अब माई स्कीमा जाके वापस अगर देखेंगे, मैं इसे कॉपी पेस्ट करके रखता हूँ यहाँ पर। ये आगे जाके अगर हमें इस्तेमाल करनी है तो ये रह जाए।
अगर आप वापस माई स्कीमा जाके देखोगे अब, तो आप देख रहे हो इसने KEI स्टूडेंट जो हमने अभी टेबल बनाया, तो अब आपको वो टेबल दिखना यहाँ शुरू हो गया। अगर आप जाके देखोगे इसके डिटेल्स, तो वही होंगे जो आपने अभी क्रिएट टेबल से रन किए। जैसे आपका टेबल का नाम KEI स्टूडेंट्स बन गया, इसमें 5 कॉलम है जो हमने लिखे थे, स्टूडेंट आईडी है, वो नंबर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और डिस्ट्रिक्ट। तो टेबल आपका बन गया डेटाबेस में यहाँ पर। अब हम इस टेबल में कुछ डेटा घुसाने की कोशिश करेंगे ऑब्वियसली। तो जैसे हमने कहा था टेबल में डेटा इंसर्ट करने का कमांड क्या है, वो इंसर्ट ही है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे आपका इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम आता है यहाँ पर। टेबल का नाम हमने जो भी बनाया KEI स्टूडेंट्स था, और उसके बाद क्या वैल्यूज डालने हैं उसमें वो लिखने हैं हमारे को। तो जैसे हमने उसमें याद रखें, अभी कॉलम हमने था स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका जेंडर और डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो हम वही वैल्यूज रखेंगे। जैसे स्टूडेंट आईडी जैसे हम 1 रखेंगे, मैं अपना रिकॉर्ड इसमें घुसा देता हूँ। तो मेरा फर्स्ट नेम दावर है, मेरा सेकंड नेम रजमेरी रहेगा, मैं मेल जेंडर, और मेरा डिस्ट्रिक्ट जैसे श्रीनगर, राइट। तो हमने ये डाल दिया, और हम इसे अगर रन करेंगे तो ये दिखा रहा है आपको नीचे रिजल्ट की 1 रो इंसर्टेड। इसी तरह चलो एक और वैल्यू डालेंगे, जैसे कोई और होगा, चले आदिल शाह, उनका हम रखेंगे, और ये जैसे बडगाम रखेंगे। फिर से रन करेंगे तो 1 रो इंसर्टेड। अब अगर हम जाके इस टेबल में से ये डेटा देखना चाहते हैं, राइट, तो इसको भी मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ छोड़ देता हूँ। अब हमें देखना है इस टेबल में डेटा क्या है। तो हम अब रीड ऑपरेशन करना चाहते हैं। अभी हमने राइट ऑपरेशन किया, जो रीड ऑपरेशन है इक्वल की क्योरी जैसे लिखते हैं, उसे बहुत सारे, उससे हम इसमें और जाएंगे, लेकिन मैं आपको बस पहले दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल हम ऐसे खाली देखेंगे इसको, बट ये हम आगे जाके थोड़ा और डिटेल में आज पढ़ेंगे। बट अब हम एक रीड ऑपरेशन यहाँ करना चाहते हैं कि अभी जो टेबल हमने बनाया उसमें डेटा डाला वो देखें। आप देख रहे हो इसमें 2 रोज हैं, जैसे अभी जो हमने डाली, जो हमने अभी स्टोर की, वो इसमें रह गई हैं। इसी तरह अगर मैं वापस उठा के यहाँ से लाऊं इसको और एक और वैल्यू घुसाऊं, मैं इसमें जैसे चले एक वसीम को या एक सबा को डालते हैं, चले सबा सबा शेख जैसे डाल देते हैं, ये फीमेल रहेंगी, और ये जैसे समझे आप कुलगाम की हैं। मैं इसे रन करता हूँ, इसमें फिर से इंसर्ट किया, और मैं फिर से रीड ऑपरेशन करता हूँ। तो अब देखें इसमें हमने एक थोड़ी सी गलती भी कर दी, क्योंकि हमने दोनों का स्टूडेंट आईडी एक ही डाला, अलग अलग डालना चाहिए था। लेकिन अच्छा है, क्योंकि अब हम, आप देख रहे हो कि टेबल बना के हम उसमें जितनी बार इंसर्ट करेंगे रोज, तो रोज बढ़ती जा रही है उसमें, राइट। हर बार एक रो डालते हैं। लेकिन चलो मुझसे भी यहाँ पर एक गलती हो ही गई। अच्छा ही है, हमने सबा का स्टूडेंट आईडी यहाँ पर 2 ही डाला, इसको मैंने चेंज नहीं किया गलती से। तो अच्छा ही है। तो इससे एक और सिचुएशन हमारे सामने आती है कि टेबल में एक बार डेटा डाला तो उसका मतलब नहीं है वही की बार डाला, कभी कभी उसको अपडेट करने की भी जरूरत पड़ती है। अब जरूरी नहीं है हर बार गलती हो, कभी कभी डेटा चेंज हो रहा होता है, इसलिए उसको अपडेट करना पड़ता है। और अपडेट करने का कमांड जैसे मैंने बोला आपको सेम ही है, इंग्लिश जैसा है बिल्कुल, अपडेट ही होता है। तो अपडेट, और किस टेबल को अपडेट करना है, तो टेबल का नाम दिया जाता है। जैसे हम यहाँ इस टेबल को अपडेट करना चाहते हैं, फिर क्या अपडेट करना चाहते हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ उसको सेट करो वैल्यू स्टूडेंट आईडी। यहाँ पर मेरी गलती है, सबा को 2 नहीं होना चाहिए था, यूजुअली 3 होना चाहिए था, मैंने गलती से 2 ही डाला। तो मैं स्टूडेंट आईडी कॉलम को ही अपडेट करूंगा, और क्या वैल्यू देना चाहता हूँ, 3 करना चाहता हूँ 2 की जगह। और किसका रिकॉर्ड चेंज करना चाहता हूँ, तो उसको बोलना पड़ता है ना कि कौन है। तो उसको मैं यही बोलूंगा ना कि कौन है वो, किसका मैं स्टूडेंट आईडी 3 करना चाहता हूँ। तो मैं जिसका फर्स्ट नेम सबा है, सबा का रिकॉर्ड में अपडेट करना चाहता हूँ, वही मैं इसको बोल रहा हूँ कि सबा का स्टूडेंट आईडी यहाँ पर जो 2 है, इसको 3 बना दो, क्योंकि ये मैंने गलती की थी इससे पहले। और हम इस अपडेट स्टेटमेंट को रन करेंगे। इसने बोला हमें कि 1 रो अपडेट हो गया है, तो फिर हम फिर से सेलेक्ट करेंगे देखने के लिए कि वो चेंज हुई है कि नहीं। और अब आप देख रहे हो कि सबा का यहाँ पर जो पहले 2 था, वो अब 3 हो गया है। तो हमने देखा कि हमने टेबल जब बनाया क्रिएट टेबल से, फिर हमने उसमें इंसर्ट से डेटा डाला, फिर अगर डेटा को चेंज करना है, अपडेट करना है, तो अपडेट ही कमांड है उसकी। और लास्ट में पहले हम एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं, फिर उसको देखेंगे डिलीट भी करेंगे। तो इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, मैंने 4 रखा, और चले इसे हम नाम दे देते हैं इस बार उमर। उमर, जैसे मेरा एक दोस्त है, लेट्स से वो बांडीपुरा का है,
तो पहले हम इसको इंसर्ट करेंगे, दिखा रहा है एक रो इंसर्टेड हो गई। और अगर हम फिर से सिलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से रीड ऑपरेशन करेंगे, तो ये देखिए उमर भट्ट का रिकॉर्ड यहाँ है। तो अभी तक हमने इसमें 4 रिकॉर्ड डाले, एक को अपडेट भी किया क्योंकि उसमें चेंज करना था। लेकिन समझो अब आपको डिलीट भी करना है। कभी कभी होता है कि डिलीट अब स्टूडेंट नहीं रहा या कुछ है, तो डिलीट भी करना पड़ सकता है डेटा को। उसका कमांड क्या, अगेन मैंने जैसे बोला कि सीक्वल और इंग्लिश बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम जैसी लगती है, उसका कमांड भी डिलीट ही है। तो सेम ऐसे ही होता है जैसे हमने अपडेट किया। अगर तो हम करेंगे डिलीट, कहाँ से, इस टेबल से, क्योंकि हमेशा बोलना पड़ता है किस टेबल पे एक्शन हो रहा है। यहाँ पर हम उसी टेबल में से डिलीट करेंगे कि ये स्टूडेंट से किसको डिलीट करना है। तो जैसे चले, जैसे हम हमें आदिल को डिलीट करना है, तो हम यही बोलेंगे, जैसे जहां फर्स्ट नेम इक्वल टू आदिल है, हम इसको बोल रहे हैं कि इस टेबल में से आदिल का जो रिकॉर्ड है उसे डिलीट कर दीजिए। अब हम इसे रन करते हैं, ये बोल रहा है आपको 1 रो डिलीटेड। फिर से अगर हम रीड ऑपरेशन करेंगे पूरे टेबल पे, तो आप देख रहे हो कि आदिल का रिकॉर्ड अब इस टेबल में नहीं है, वो पूरी रो डिलीट हो गई, क्योंकि वही हमने इसे यहाँ बोला करने के लिए। तो ये सारे जो हमने देखे ऑपरेशन, जो राइट टाइप ऑपरेशन होते हैं कि पहले टेबल बनाओ, टेबल में फिर डेटा इंसर्ट करो, टेबल में डेटा को अपडेट कर सकते हो, टेबल में डेटा को डिलीट कर सकते हो। 4 प्राइमरी ऑपरेशन हैं रीड राइट टाइप के। तो हमने ये चारों देखे। हमने एक टेबल बनाया, हमने उसमें डेटा इंसर्ट किया, हमने उसमें डेटा को अपडेट किया, और हमने उसमें से डेटा को डिलीट किया। ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हैं आपके राइट के। कोई क्वेश्चंस? यहाँ पर मैं पॉज लूंगा, इससे पहले कि हम रीड ऑपरेशंस करें मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ। कोई एनी क्वेश्चंस? क्या ये ज्यादा तेज चल रहा हूं मैं, या आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि हाँ राइट ऑपरेशंस कैसे करते हैं सीक्वल में? Sir, actually, I had a question. हम्म। Can I ask? I had a हाँ question, so can I? Sir, actually, I want to know कि अगर हमारे पास already है ना ये like spreadsheets like Excel और Google Sheets वगैरह, तो हमें क्यों जरूरत पड़ती है like इस सब की ना like टाइप करना, कमांड वगैरह देना? तो हम like SQL दे ना, ये लैंग्वेज क्यों करते हैं यूज? अगर हमारे पास already Google Sheets है तो we can easily use that, या Excel यूज करते हैं, या कोई भी हो spreadsheet. So why अच्छा do we use क्वेश्चन है। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेटाबेस क्यों बनाए गए अगर ऑलरेडी एक्सेल या गूगल शीट्स थे? सबसे पहले तो जब इनिशियली ऐसे शीट्स जब बनाए गए, जब एक्सेल आया या कुछ आया, तो उसमें आप कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड रख सकते थे ना, बहुत लिमिटेड था। जब इनिशियली एक्सेल आया था तो उसका लिमिट था आपका लेस देन 1 लाख रोज का था। फिर जब आस्ते आस्ते, आज जैसे आप एक्सेल में 1 मिलियन रोज तक भी डाल सकते हो, राइट? लेकिन उसका अपर लिमिट अभी भी होता है। और जितने ज्यादा रोज आप डालने लगोगे, जैसे अगर आप कभी 10 लाख रो डालोगे किसी एक्सेल में, अभी तक शायद आपने नहीं देखा होगा कोई एक्सेल, लेकिन डाल सकते हो 10 लाख तक। 10 लाख के बाद एक तो वो चलाना मुश्किल हो जाता है 10 लाख के बाद, और उस पे 10 लाख के बाद नहीं डाल सकते हो, एक लिमिट है। लेकिन डेटाबेसेस की जहां तक आप बात करो, डेटाबेसों में आप खरबों रिकॉर्ड्स रख सकते हो, और होते भी हैं। जो प्रोडक्शन डेटाबेसेस होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, जैसे गूगल का आप ले लो, या फेसबुक का ले लो, अमेजोन का ले लो, इनके पास लिटरली टेबल्स होते हैं जिनके अंदर खरबों खरबों रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कि एक एक्सेल शीट या गूगल शीट सोच भी नहीं सकता है उतना रखना। सो डेटाबेस, इवन एक्सेल को मैं डेटाबेस ही बोलता हूँ एक किस्म का, लेकिन ये लो लेवल एप्लीकेशंस के लिए, ह्यूमन रीडेबल एप्लीकेशंस के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर आप बहुत जैसे बिजनेस एनालिस्ट कंपनी में काम करते हैं ना, वो यूजुअली यही करते हैं, पहले डेटाबेस में से अपने हिसाब से डेटा निकाल के किसी एक्सेल में लाके फिर उसमें एनालिसिस या कुछ करते हैं। तो एक्सेल का एक अपना जगह है जहां उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डेटाबेस को रिप्लेस नहीं कर सकता है ना। और ये सिर्फ स्टोरेज की बात नहीं है कि इसमें सिर्फ 10 लाख रोज रह सकती है, उसमें खरबों रोज रह सकती हैं। डेटाबेस में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आपका एक एक्सेल शीट है, उस पर कितने लोग इकट्ठे काम कर सकते हैं, इसका एक लिमिट है। जबकि आपकी जो ऐसी एप्लीकेशन होती हैं डेटाबेसेस में, जैसे आप फ्लिपकार्ट यूज करते होगे, फ्लिपकार्ट को एट अ टाइम इंडिया में करोड़ों लोग यूज करते हैं, जो कि हो ही नहीं सकता है एक्सेल जैसे चीजों के साथ कि करोड़ों लोग पैरेलली एक्सेस कर रहे हो, इंसर्ट रीड ऑपरेशंस कर रहे हो। डेटाबेस में बैकअप्स होते हैं, डेटाबेस में और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप एक्सेल शीट का वो फंक्शन नहीं है जो डेटाबेसेस का आप कर सकते हो। बट देर आर मेनी रीजंस इसको यूज करने के लिए, स्टोरेज इज नॉट द ओनली रीजन। जैसे हमने उस दिन देखा था कि डीबीएमएस जो होता है ना, वो आपको और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज देता है।
बल्क अपडेट करने की, और लॉजिकल आप इस पे काम कर सकते हो। दैट इज द अदर बिग थिंग कि इसमें इसकी जो एक लैंग्वेज है ना, आप इसके साथ लॉजिकली ऑपरेट कर सकते हो। एक्सेल में भी कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलना चाहता नहीं कर सकते, उसका कोड लिखा जाता है, उसे VBA कहते हैं, उस पर भी कर सकते हो, एक्सेल मैक्रोज बना सकते हो, बट इसका स्केल ऑफ ऑपरेशन डिफरेंट हो जाता है। Does that answer your question? Yes sir, thank you so much. एक्सेल बहुत अच्छा टूल है सीखने के लिए, हर बंदे को आगे जाके जॉब में यूज करना ही पड़ता है, बट थोड़ा फंक्शनलिटी अलग अलग है दो के बीच में। यू कांट रिप्लेस अ डेटाबेस विद एन एक्सेल। छोटी मोटी एप्लीकेशन के लिए हो भी जाता है। अगर आप आजकल देखोगे, जैसे गूगल का फॉर्म्स आगे वाला लाइक फ्रंट एंड बनाने का एक सिस्टम है, उसको आप पीछे गूगल शीट के साथ ही कनेक्ट करते हो एज अ डेटाबेस, ताकि गूगल शीट में रिकॉर्ड जाते रहेंगे। लेकिन ये छोटी मोटी एप्लीकेशन के लिए यूज हो सकता है, बड़ी एप्लीकेशन के लिए नहीं। कूल। तो राइट ऑपरेशंस के बारे में एनी डाउट? हाउ टू क्रिएट अ टेबल। अब आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हो, उसमें अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। एनी डाउट देयर, एनी क्वेश्चन देयर? चलें, गुड। तो हमने थोड़ा बहुत ऑलरेडी एक रीड ऑपरेशन का कमांड यहाँ रन किए, लेकिन इसमें हम थोड़ा डिटेल स्पेंड करना चाहेंगे टाइम। तो हमने राइट तो करना सीख लिया, डेटा कैसे घुसाते हैं डेटाबेस में, लेकिन घुसाने का पॉइंट यही होता है कि आगे जाके कभी ना कभी वापस रीड करना है, तभी तो घुसाया है, स्टोर किया, बस स्टोर करके भूल थोड़ी जाना है। तो SQL क्वेरी लिखना रीड ऑपरेशन के लिए सुपर आसान है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो चेंज नहीं होता है, और SQL के बारे में ये सबसे अच्छी चीज है। इसके 6 प्राइमरी कमांड हैं, जिसमें से 2 जो है वो मैंडेटरी हैं, बाकी जो और ऑप्शनल है। हम उसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, वो बेस्ट चीज है, तो हम वो करेंगे। इसके 2 कमांड जो हैं जो मैंडेटरी हैं, वो हैं सेलेक्ट और फ्रॉम। इसको अगर हम इजी उर्दू में समझे तो सेलेक्ट आपको बोलता है क्या चाहिए, कौन सा डाटा निकालना है भाई, क्या चाहिए, और फ्रॉम जो वो बोलता है कहाँ से चाहिए, किस टेबल से चाहिए। एक से ज्यादा टेबल भी हो सकते हैं, बट हम फिलहाल एक सिंपल एग्जांपल से स्टोर करेंगे। तो सेलेक्ट बेसिकली बोलता है इंजन को कि क्या चाहिए मुझे, और फ्रॉम बोलता है कहाँ से चाहिए, व्हाट एंड फ्रॉम वेयर। दैट इज द इजी वे टू अंडरस्टैंड इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी ये टेबल जो क्रिएट किया कि ये स्टूडेंट्स का, इसमें से समझो अगर हमारे पास सारे स्टूडेंट्स के नाम चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे सेलेक्ट, और जैसे हमने बोला सेलेक्ट के बाद हमें इसको बोला क्या सिलेक्ट करना है, क्या चाहिए, क्या क्या कौन सा डेटा लाऊं मैं इसमें, इस डेटाबेस से आपके लिए। तो समझो हमें सिर्फ नाम चाहिए स्टूडेंट के, तो मैं इसको बोलूंगा फर्स्ट नेम लाओ सारे, फिर फ्रॉम कहाँ से लाऊं, वो बोलेगा ना कहाँ से लाऊं भाई फर्स्ट नेम, तो वहां पर हम टेबल का नाम डालते हैं। यहाँ हमारा जो टेबल हमने क्रिएट किया इसका नाम KEI स्टूडेंट्स है, तो हम इसको बोल रहे हैं, इसको इंग्लिश की तरह बिल्कुल आप पढ़ सकते हो कि फर्स्ट नेम लाओ सेलेक्ट करके, सेलेक्ट ऑल फर्स्ट नेम्स फ्रॉम KEI स्टूडेंट्स, बिल्कुल इंग्लिश की तरह पढ़ सकते हो। और इसे हम रन करेंगे तो आप देखो, तो इसने सारे फर्स्ट नेम लेके आए, देख रहे हो आप, 3 स्टूडेंट्स अभी रिकॉर्ड है हमारे टेबल में, दावर, सबा और उमर, इसने वो लेके आए। आप जरूरी नहीं है एक ही कॉलम लाना, अगर आप उसको और भी लाना चाहते, जैसे हम जानना चाहते हैं वो जो स्टूडेंट्स हमने ये हैं इनका जेंडर क्या है देखना चाहते हैं, जैसे तो हम यहाँ पर कॉमा के बाद इसको दूसरी रो में भी काफी लोग लिखते हैं रीडेबिलिटी के लिए, आप भी कर सकते हो। तो जैसे अब मैं इसको बोल रहा हूँ फर्स्ट नेम और जेंडर लाओ, कहाँ से लाओ, KEI स्टूडेंट से लाओ, फिर मैं इसे रन करूंगा, तो ठीक है आप देख रहे हो इसने अब जेंडर भी लाया, हर स्टूडेंट का जेंडर भी साथ लाया। अगर आपको सारे कॉलम लाने हैं जो एक टेबल में, इसका एक शॉर्टकट जो होता है जो मैं पहले यूज कर रहा था, उसे सिलेक्ट स्टार कहते हैं, उसका मतलब होता है सब कुछ लाओ, सब जितना सारे कॉलम है उस टेबल में सारे लाओ। तो मैं इसे फिर से रन करूंगा, तो देखो इसने सारे कॉलम जो हमारे टेबल में लाए। ये एक शॉर्टकट होता है, सिलेक्ट स्टार इसे कहते हैं, या कुछ डेटाबेसेस में सिलेक्ट ऑल भी चल जाता है इसकी जगह, स्टार की जगह, तो वो भी चल जाता है। ऑरेकल में नहीं चलेगा, लेकिन कुछ डेटाबेसेस में वो भी चलता है, ऑरेकल में सिलेक्ट स्टार चलता है। बट 2 चीजें ये मैंडेटरी होती है, क्योंकि ये तो आपको उसको बोलना ही पड़ेगा ना डेटाबेस इंजन को कि मुझे क्या चाहिए और कहाँ से चाहिए, 2 मिनिमम चीजें चाहिए होती हैं। तो इसके बाद वाली जो चीजें होती हैं ये ऑप्शनल है। अब हम जैसे बात करेंगे, मैं यहाँ पर लिखता रहूंगा ताकि आपको ये कमांड का फॉर्मेट बनता रहे। यहाँ पर आपको टेबल नेम होता है और यहाँ पर कॉलम नेम होता है,
एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसको मैं ऐसे ऑप्शनल ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं ना अलग कलर में लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कमांड क्या है। और उसके बाद तो ये दो कमांड मैंडेटरी है, किसी भी सीक्वल को रन करने के लिए आपको सेलेक्ट और फ्रॉम लिखना ही पड़ता है। अब तीसरी चीज जो इसमें है, अब जैसे हमने बोला कि यूजुअली डेटाबेसेस में तो लाखों करोड़ों रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, राइट। तो यूजुअली आपको सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए होते हैं, आपको किसी क्राइटेरिया के बेस में, किसी कंडीशन के ऊपर चाहिए होते हैं। जैसे हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे कि मुझे सारे फीमेल स्टूडेंट्स चाहिए, जैसे इस टेबल में से आई ओनली वांट टू सी हमारे पास कितनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो अब इसके लिए इस चीज को हम फिल्टर ऑपरेशन कहते हैं, राइट। आपको डेटा सारा नहीं चाहिए, आपको फिल्टर चाहिए, किसी कंडीशन के बेस पे आपको फिल्टर लाना है। तो इसमें अब ये आ गया हमारा, इसको मैं ब्लैक कर देता हूं। तो ये हमारा तीसरा कमांड का पार्ट है, जहां पर हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो वापस आके यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं हमारी कंडीशन क्या है, जो हमने बोला कि मुझे वही लोग चाहिए जो जैसे फीमेल है, जैसे कि। तो मैं यहाँ पर कंडीशन वैसे इंग्लिश की तरह लिखा जाता है इसमें पूरा, जहाँ जेंडर इक्वल टू एफ है, यहाँ पर हमने उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो मैं ये इसको कंडीशन मैंने यहाँ लगा दी कि जेंडर इक्वल टू एफ। अब मैं इसे रन कर दूंगा। अब पहले आप टेबल में देख लो, हमारे पास एक ही फीमेल स्टूडेंट है, जैसे अभी सबा है। तो वापस सिर्फ मुझे वही आना चाहिए, तो हम रन करके देखेंगे कि वही होगा कि नहीं। तो देखो इसने वापस हमें सिर्फ सबा का रिकॉर्ड ही दिया, क्योंकि शी इज द ओनली फीमेल स्टूडेंट। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, बोलूंगा सारे मेल स्टूडेंट मुझे दिखाओ, फिर रन करता हूँ, अब मुझे बाकी दो आ जाएंगे। देखो दावर और उमर आ गए, क्योंकि ये मेल स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें जरूरी नहीं है, हो सकता है चलो हमारे को मेल दो आ गए, लेकिन हम और भी कंडीशन लगा सकते हैं, एक ही नहीं है, जितनी मर्जी लगा सकते हो हम। चलो मुझे देखना है कि अब इसमें से सिर्फ श्रीनगर के स्टूडेंट कौन से हैं और जो मेल है। तो मैं यहाँ पर एक एंड लगाऊंगा और बोलूंगा कि जैसे डिस्ट्रिक्ट जो है भाई, मुझे सिर्फ श्रीनगर के स्टूडेंट दिखाओ। तो मैं बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट इक्वल टू श्रीनगर दिखाओ खाली। ठीक है, तो फिर से रन करते हैं। अब सिर्फ मुझे ये पहला वाला रिकॉर्ड दिखना चाहिए, दावर का। अब मैंने रन कर दिया तो सिर्फ दावर वापस आया डेटाबेस में से। तो ये कॉन्सेप्ट समझिए, ये तो हम सिंपल सिंपल एग्जांपल्स कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन बेसिक पॉइंट ये है कि वेयर की मदद से आप फिल्टर लगा सकते हो डेटा पे, और आप उसमें जितनी कंडीशंस मर्जी आप रख सकते हो, एक और एक से ज्यादा, बट ये आपका फिल्टर करने का तरीका है। ये तीन बहुत कॉमनली यूज होते हैं आपका। सिलेक्ट मतलब क्या लाओ, फ्रॉम कहां से लाओ, किस टेबल से लाना है, और वेयर बेस्ड ऑन सम कंडीशन आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हो। बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज होता है, इतना तो यूज होता ही होता है किसी भी सीक्वल में यूजुअली, क्योंकि हमेशा सारा डेटा टेबल से नहीं खींचना होता है। ये तीन बहुत यूज होती हैं। और इसके बाद जैसे हम एक और जब आपका डेटा वापस रिजल्ट आ जाता है ना, अगर आपको वो किसी ऑर्डर में रखना है तो उसका सिंपल, अगेन इसमें बड़ा मजा आता है सीक्वल में कि सारी कमांड जो है वो बिल्कुल इंग्लिश है, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार। ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है, ये बहुत इजी होता है स्टूडेंट्स के लिए लगा, इसीलिए यूज करना। और आप इसमें एक ऑर्डर बाय लगा सकते हो, जैसे कि हम इसको उड़ा के पहले हम सारा डेटा एक बार देख लें डेटा में फिर से, कि फिर हम देखेंगे ऑर्डर में कैसे लगा सकते हैं। जैसे जैसे ये सारा डेटा अभी इकट्ठे आ रहा है, राइट, लेकिन समझो हमारे को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, फर्स्ट नेम से लास्ट नेम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं इस डेटा को। तो जैसे कि मैंने बोला, आप ऑर्डर बाय क्लॉज लगा सकते हो। और किससे हम ऑर्डर बाय यहाँ पर करना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट नेम से करना चाहते हैं, तो हम उसे ऑर्डर बाय ऐसे रखेंगे यहाँ पर और इसे रन कर देंगे। अब आप देख रहे हो ये दावर, फिर ओ आया, उमर, फिर सबा। अब ये तो तीन ही है, लेकिन समझो आपके पास लाखों रिकॉर्ड होते तो उसमें आपको फायदा होता इससे करने का, राइट। या कभी कभी चल आपको डिस्ट्रिक्ट से करना होता कि सारे डिस्ट्रिक्ट वाले एक ही जगह आ जाते। जैसे कि हम एक और रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा एग्जाम्पल मिल जाए। चले हम वापस एक बार आदिल को फिर से डाल देते हैं इसमें, आदिल विल बी एट दिस, और उसका लेट्स से हम श्रीनगर में ही डालते हैं उसको, ताकि हमारे को ऑर्डर में ये दिख जाए। तो हमने फिर से रन कर दिया, उसने रो इंसर्ट कर दी, और फिर से एक बार मैं सेलेक्ट ऑल चलाऊंगा ताकि आप देख लो वो रो इंसर्ट हो गई। तो यहाँ पर आदिल की ये रो इंसर्ट हो गई अभी, राइट। तो समझो अब हमारे को ऑर्डर बाय अगर हम इसको करेंगे डिस्ट्रिक्ट से, तो सारे डिस्ट्रिक्ट एक वाले जो है वो एक ही साइड आ जाएंगे। अब हम इसे रन करते हैं, जैसे
अब देख रहे हो सारे श्रीनगर वाले इकट्ठे आ गए। अब इसमें 4 रिकॉर्ड है, इजीली दिख जाता है, बट आप पॉइंट समझ रहे हो। अगर आपको ऑर्डर करना है अपने डेटा रिजल्ट को, क्वेरी के रिजल्ट को, तो आप ऑर्डर बाय क्लॉज कर सकते हो यूज। तो ये 4 जो है ये ऐसे ही चलते हैं। इसमें से पहले 2 जो हैं मैं ऐसे कर देता हूँ इनको, पहले जो 2 हैं वो मैंडेटरी हैं, जो ऑप्शनल हैं उनको मैं अलग कलर में डाल देता हूँ ताकि इजीली हो जाए। सेलेक्ट और फ्रॉम तो डालना ही डालना होता है, मैंडेटरी है। उसके बाद आपकी जो सारी हैं ये ऑप्शनल होते हैं। फिल्टर लगाना ऑप्शनल है, ऑर्डर लगाना है कि नहीं लगाना ये ऑप्शनल है। और ये इसी ऑर्डर में लिखा जाता है हमेशा। ये जो मैंने आपको पहले भी कहा था, सीक्वल रीड ऑपरेशन जो है ना, इसके 6 कमांड है और वो एक ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो मैं इसके आगे नंबर लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहले सेलेक्ट लिखा जाता है, फिर फ्रॉम लिखा जाता है, फिर वेयर लिखा जाता है। इसमें मैं अभी ऑर्डर नहीं लगाऊंगा यहाँ पर 4, क्योंकि बीच में और 2 चीजें हैं जो हम अभी करेंगे, इसीलिए मैं इसको ऑर्डर नहीं दे, इसको मैं 6 रखूंगा यहाँ पर ताकि आपको पता चले। 4 और 5 अभी मिसिंग है, बट ब्लू वाले सारे ऑप्शनल होते हैं, रेड वाले तो जरूरी लिखने हैं ही। तो यहाँ पर बीच में 4 मिसिंग है, इसलिए मैं 4 को डालता हूँ यहाँ पर, जिसे हम ग्रुप बाय कहते हैं। इसको मैं फिर से ब्लू में रखता हूँ और इसमें भी कॉलम नेम ही डाला जाता है। और हम इसका फंक्शनल पढ़ेंगे क्यों है ये यूज होता है। आपके पास जब डेटा होता है, यूजुअली डेटाबेसेस में बहुत ज्यादा होता है, बहुत रिकॉर्ड्स होते हैं, लाखों करोड़ों, कुछ भी हो सकता है, बट यूजुअली हमारे को डेटा को जरूरत पड़ती है ग्रुप करने के लिए, कि वी वांट टू एग्रीगेट द डेटा, ग्रुप करना है। जैसे कि हम बोलना चाहेंगे, इससे सवाल आंसर होने में आसानी आती है कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में कितने स्टूडेंट हैं। अगर हमारा ये क्वेश्चन होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में से कितने स्टूडेंट हैं, तो आपका ये जो टेबल में डेटा, आप इसको आंखों से गिन सकते हो क्योंकि 4 ही रोज है। लेकिन यूजुअली डेटाबेस में हजारों लाखों रोज, करोड़ों रोज भी हो सकती है, तो वहां पर आप हाथ से नहीं गिन सकते हो ना ये। अगर कुछ लोग एक्सेल यूज करते हैं, उन्होंने उसमें पिवट यूज किया होगा बहुत ज्यादा, तो पिवट भी हम इसीलिए यूज करते हैं कि बेसिक डेटा को हमारे को एग्रीगेट करना है, तो पिवट यूज करते हैं। उसका इक्वलेंट सीक्वल में, अगर जैसे आप पिवट की जगह आपको कोई कमांड यूज करनी होती है, तो वो ग्रुप बाय है। तो हम ऐसे ही करेंगे। अगेन मैं इसी को यहाँ से उठाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए सीक्वल लिखी कैसे जाती है। बिल्कुल ऐसे ही लिखी जाती है, इसी ऑर्डर में। तो पहले सेलेक्ट होता है, फिर फ्रॉम होता है, फिर वेयर होता है, फिर ग्रुप बाय होता है। अब जैसे मुझे सेलेक्ट करना है, जैसे हमारा क्वेश्चन था कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट चाहिए वापस, राइट। तो उसके बाद मैं गिनना चाहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, तो मैं वही करूंगा। इसमें अलग अलग फंक्शन होते हैं क्योंकि हम यहाँ पर स्टूडेंट गिनना चाहते हैं, हम काउंट फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो जैसे हम स्टूडेंट आईडी को काउंट करेंगे, कितने स्टूडेंट हैं भाई, और किस टेबल से करेंगे, सेम हमारा KEI है, स्टूडेंट्स, हमने ये टेबल बनाया। अब इसमें अभी मैं कोई वेयर कंडीशन नहीं लगाना चाहता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को गिनना चाहता हूँ, और क्योंकि बाय डिस्ट्रिक्ट गिनना चाहता हूँ इसलिए मैं ग्रुप बाय में डिस्ट्रिक्ट रखूंगा। तो बेसिकली मैं डेटाबेस से सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं, उन्हें काउंट करिए बाय डिस्ट्रिक्ट, और इसे हम रन करते हैं। जैसे अब हम पहले ये टेबल हमारे पास जो अवेलेबल है इसमें देख लो, हमारे पास 4 ही स्टूडेंट हैं, श्रीनगर के 2 हैं, कुलगाम का 1 है, बांडीपुरा का 1 है। अब हम जब इसे रन करेंगे तो वापस यही रिजल्ट मिलना चाहिए हमें, होपफुली। रन करके देखते हैं तो वही मिल रहा है। तो कह रहे हैं श्रीनगर में 2 हैं, कुलगाम में 1 है, बांडीपुरा में 1 है। अगेन अब ये एक सिंपल एग्जांपल है क्योंकि 4 रोज हमने आंखों से भी गिन लिया, सीक्वल ने भी हमें वही दिया। लेकिन आप इमेजिन करें कि आपके पास लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स होंगे और फिर आप उसको अलग अलग तरीके से गिनना, सम करना या कुछ करना चाहोगे, तो ये डेटाबेस में ही कर सकते हो, आप आंखों से नहीं कर पाएगा इंसान। तो इसलिए ग्रुप बाय यूज होता है। इसे एग्रीगेशन फंक्शन भी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो फंक्शन यूज किया ना, ये काउंट है, तो वी आर एग्रीगेटिंग द डेटा है, और जो एग्रीगेशन फंक्शन हमने यूज किया वो काउंट है। समझो इसका दूसरा एग्जांपल, अगर हम ऑर्डर्स डेटा में काम कर रहे होते और हमें देखना होता कितनी सेल की हमने, दुकान का अगर हमारे पास डेटा होता तो दिन में कितनी सेल होती है, तो हम सम यूज कर लेते कि अगर हमारे पास जो समझो हर रो में प्रोडक्ट होता जो हमने बेचा है, तो उसमें कोई प्रोडक्ट हमने 10 में बेचा, कोई 5 में, कोई 100 में, कोई 50 में, तो दिन के एंड पे हमने कितनी कमाई की, इसके लिए हम सम करते यूज एग्रीगेट करने के लिए। वो भी एक एग्जांपल है। हम एक देखेंगे आज, इसमें एक ऑर्डर टेबल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें कि जो बेस डेटा को अगर आप एग्रीगेट करना चाहते हो तो उसके लिए ग्रुप बाय यूज होता है। और एक बार आपने एग्रीगेट कर लिया
हो सकता है आपको एग्रीगेशन के बाद भी कोई फिल्टर लगाना हो, जैसे मुझे सिर्फ श्रीनगर का ही देखना है डेटा, बाकी नहीं देखना। तो उसके लिए जो कमांड है वो हैविंग है, कि अगर आपको बेसिक फिल्टर लगाना था वो याद है आपको, वेयर से लगता है, लेकिन अगर आपने एग्रीगेट कर लिया उसके बाद आप फिल्टर लगाना चाहते हो तो उस टाइम पे आप हैविंग लगा सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे सिर्फ श्रीनगर का डेटा देखना है, मैंने ऐसे यहाँ पर कंडीशन दे दी इसको, और हम इसको रन करते हैं तो इसने सिर्फ श्रीनगर का डेटा दिया। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है मैंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट इक्वल टू श्रीनगर लिया, हो सकता है मैं देखना चाहता हूँ जैसे कि मुझे वही डिस्ट्रिक्ट देखना है जहां पर हमारे पास एक ही स्टूडेंट है, समझ लो। तो मैं जैसे बोलूंगा कि सारे डिस्ट्रिक्ट दिखाओ मुझे जहां पर स्टूडेंट काउंट एक ही है। मैं फिर से इसे रन करता हूँ तो अब ये दिखा रहा है जैसे कि देखो कुलगाम और बांडीपुरा में हमारे पास एक ही स्टूडेंट है। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, उस पर ध्यान नहीं दो आप, वो तो आप जो लिखोगे वही करेगा। लेकिन जो पॉइंट बनाने का था वो था कि अगर आपको एग्रीगेटेड डेटा पे फिल्टर लगाना है तो उसको लगाने का तरीका ऐसे होता है। यहाँ पर कंडीशन लगाई जाती है, इसमें कॉलम नेम होता है, और ये ऐसे ही लिखा जाता है। तो पूरी सीक्वल जो है बस यही है, ये 6 कमांड्स इस ऑर्डर में, बेसिक पूरी सीक्वल यही है। अगर आपको इतना समझ आ जाता है तो समझो आपका 50% काम हो गया सीक्वल सीखने का। सीक्वल का यही स्ट्रक्चर है। सेलेक्ट और फ्रॉम मैंडेटरी होते हैं एक पूरा सीक्वल कमांड लिखने के लिए रीड ऑपरेशन का, उसके बगैर आप लिख नहीं सकते हो। उसके बगैर जो बाकी 4 ब्लू में हमने रखी हैं वो सारी ऑप्शनल है, उसके बगैर भी चल सकता है, लेकिन यूजली यूज होती है क्योंकि आपको अलग अलग चीजें करनी होती है। अगर आपको फिल्टर करना है तो वेयर क्लॉज लगता है, उसमें एक से ज्यादा कंडीशन हो सकती हैं। अगर आपको डेटा को एग्रीगेट करना है तो आपको ग्रुप बाय लगता है। अगर आपको एग्रीगेटेड डेटा को फिर फिल्टर करना है तो हैविंग लगता है। और अगर आपको अपने डेटा सेट में कोई ऑर्डर डालना है, किस तरीके से वापस प्रेजेंट किया जाए डेटा, तो ऑर्डर बाय लगता है। मैं यहाँ पर एक मिनट रुकना चाहता हूँ, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पहले हम वो क्वेश्चन सुन लें, बट बेसिक सीक्वल यही है। So there are many questions in the chat. Chat box में सब questions हैं. Okay. तो ठीक है, नासिर ने पूछा है कि रिपीट हाउ टू रीड एंड इट्स कमांड। तो रीड का कमांड जो है वो सेलेक्ट होता है, हालांकि मतलब सेलेक्ट उसका स्टार्ट होता है, लेकिन पूरी रीड का कमांड ये है, ये जो 6 पीसेस में डिवाइडेड होता है ना, लेकिन इसमें से सिर्फ पहले 2 ही आपको जो रेड में है वो मैंडेटरी है। सेलेक्ट क्या करना है और फ्रॉम किस टेबल से करना मैंडेटरी है, बाकी जो सारा है वो ऑप्शनल है, चाहे यूज करो नहीं यूज करो, डिपेंडिंग ऑन आप क्या करना चाहते हो उस कमांड से। बट सेलेक्ट फ्रॉम जो है ये आपका रीड का कमांड है। सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम सम टेबल इज योर रीड कमांड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा टेबल हमने क्रिएट किया था, मैं बोल रहा हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम के या स्टूडेंट, हमने टेबल क्रिएट किया था, ये आपका बेसिक रीड कमांड बनेगा कि या स्टूडेंट्स टेबल का नाम है, तो ये आपका बेसिक रीड कमांड है। देखो सेलेक्ट और फ्रॉम मिनिमम चाहिए होता है, बाकी जो हिस्से हैं इसके वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय, ये डिपेंड करता है अगर आपको यूज करना है सिचुएशन पे। जैसे अगर आपको कोई कंडीशन लगानी है तो फिर वेयर यूज करना ही पड़ेगा। अगर आपको डेटा को एग्रीगेट करना है तो ग्रुप बाय यूज करना ही पड़ेगा। अगर आपको एग्रीगेटेड डेटा को फिल्टर करना है तो हैविंग बाय यूज करना ही पड़ेगा। और अगर आपको अपने आउटपुट डेटा को किसी ऑर्डर में रखना है तो ऑर्डर बाय यूज करना पड़ेगा। ये इसीलिए ब्लू कलर में मैंने अलग से रखे हैं, रेड वाले मैंडेटरी हैं, ब्लू वाले ऑप्शनल हैं। व्हाट आर जॉइंस इन सीक्वल, हम आज वहां नहीं गए, लेकिन
जॉइंस, अब देखो हमने ये सारा जितना हमने सीखा ना एक टेबल पे सीखा, हम तब से सिर्फ के या स्टूडेंट्स नाम के इस टेबल पे काम कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए तो ये अच्छा है क्योंकि सिंपल एग्जांपल होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो बड़ी बार आपको डेटा जो है दो टेबल्स में होता है। और चलो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि जैसे हम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इनका जो स्कीम है उसमें देखेंगे। अब यहाँ पर दो टेबल है, आपका एक एम्प्लॉय का टेबल है, एक डिपार्टमेंट का टेबल है। और रियल लाइफ में यूजुअली ऐसा ही होता है कि डेटा जो है वो अलग अलग टेबल्स में होगा, एक ही टेबल में सब कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको बड़ी बार दो टेबल्स या तीन टेबल्स को मिलाकर डेटा खींचना पड़ता है, वापस सीक्वल लिखनी पड़ती है। ये एक से ज्यादा टेबल्स को जब जोड़ा जाता है उसी को ज्वाइन कहते हैं। और अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सीक्वल है वो बहुत इंग्लिश जैसी है, और इसीलिए इसका कमांड का नाम भी ज्वाइन ही है। दो टेबल को ज्वाइन करो और फिर डेटा लाओ, इसी को सीक्वल का ज्वाइन कहते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ चलो कर ही लेते हैं। जैसे हम इस एम्प्लॉय टेबल में अगर जाएं, तो आप देख रहे हैं जैसे इस एम्प्लॉय टेबल में कॉलम्स है, हमारा एम्प्लॉय का नंबर है, उसका नाम है, वो जॉब क्या करता है, मैनेजर कौन है, उसका उसका हायर रेट क्या है, उसका कमीशन क्या है, सैलरी क्या है। और एंड पे आप देखो ये कॉलम है इस पर, जैसे इसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है। लेकिन इसके डिपार्टमेंट का नाम इस टेबल में नहीं है। अगर हमारे को नाम चाहिए होगा तो हम वो कहां से लाएंगे? तो अगर मैं इसमें वापस जाऊं, इसका डिपार्टमेंट का नाम जो है, थोड़ा स्लो चल रहा है आज, लेकिन इसे लोड होने दीजिए। जैसे अब हम इस डिपार्टमेंट टेबल को अगर देखें खोल के, तो आप देखिए इसमें तीन ही कॉलम है। एक डिपार्टमेंट नंबर जो हमने देखा था अभी एम्प्लॉय टेबल में भी है, लेकिन डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पर है। ये अच्छी चीज है देखने के लिए। और अब हम देखेंगे हम ज्वाइन कर कैसे डिपार्टमेंट का नेम ला सकते हैं। तो हम इसे क्वेरी करते हैं। जैसे हाँ, तो पहले तो हम दोनों टेबल में देखते हैं डाटा क्या है। तो हम सेलेक्ट ऑल देखने के लिए हमें पता है हम यूज क्या करते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। इसे मैं रन कर देता हूँ। स्कीमा नेम आगे, स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम देना जरूरी है। अब देखो ये एम्प्लॉय टेबल में डेटा है जी। देखो हर रो एक एक एम्प्लॉय है, और यहाँ पर देखो इसका डिपार्टमेंट नंबर है, जैसे 10, 20, 30, लेकिन इसका डिपार्टमेंट का नाम नहीं पता है हमारे को। तो चलो हम दूसरे टेबल में देखते हैं दूसरे टेबल में क्या डेटा है। तो इसको रन करेंगे दूसरे में देखने के लिए। अब देखो इसमें डिपार्टमेंट का नंबर है जो उसमें भी है, लेकिन डिपार्टमेंट का नाम भी है। जैसे 10 एक्चुअली अकाउंटिंग है, 20 रिसर्च है, 30 सेल्स है। अब समझो हमारे को अगर देखना होता कि यार इस एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है, वो हमें सिर्फ एम्प्लॉय टेबल से अब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट टेबल में। अब हमें दो टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, इसी को ज्वाइन कहते हैं। दो टेबल्स को ज्वाइन करना इज द ज्वाइन। अब हम जैसे देखते हैं इसमें हम कैसे करेंगे। तो देखो पहले तो हम इसको एक बार चला के देख लें। एम्प्लॉय टेबल से हमें क्या चाहिए? जैसे एम्प्लॉय का नाम चाहिए हमारे को, तो हम उससे वही करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला सेलेक्ट और फ्रॉम बेसिक होता है, राइट? सेलेक्ट फ्रॉम, और ये एम्प्लॉय टेबल में। अब यहां से हमें एम्प्लॉय का नाम और समझो उसका डिपार्टमेंट मिलेगा, राइट? इसको हम इतना चला लें पहले देखने के लिए। हाँ, एम्प्लॉय का नाम और देखो देखो यही होता है एरर। अब फ्रॉम मैंने उसको बोला ही नहीं किस टेबल से लाना है, तो वो कहाँ से लाएगा बेचारा। तो टेबल का नाम दे दिया, इसको रन कर दिया, तो एम्प्लॉय का नाम और उसका डिपार्टमेंट नंबर हमारे को एम्प्लॉय टेबल से मिल गया, ईएमपी टेबल जो है। लेकिन इसका डिपार्टमेंट का नाम हमें नहीं मिलेगा क्योंकि वो इस टेबल में है ही नहीं, वो अब इस टेबल में है। अगर हम इसमें इसको देखें तो देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल में तो डिपार्टमेंट का नाम है, डी नेम, अकाउंटिंग, रिसर्च, सेल्स। इनको लाने के लिए हमको ज्वाइन करना जरूरी है। और सीक्वल बिल्कुल जैसे इंग्लिश की तरह लिखी जाती है, कमांड भी सेम ही है। मैं दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन लिखता हूँ, फिर इसको टेबल का नाम देता हूँ। मैंने बोला इस टेबल को इसके साथ ज्वाइन कर दो, तो उसके बाद उसको बोलना पड़ता है कि ज्वाइन के लिए क्या, समझो ग्लू क्या यूज करना है। कोई दो टेबल को ज्वाइन करने के बीच में उसमें रिलेशनशिप होनी चाहिए ना, कि किस तरह ज्वाइन करो, उसको हम ज्वाइन कंडीशन बोलते हैं। और वो ऐसे लिखी जाती है कि इसको इस पर ज्वाइन करो ऑन, एंड देन वी गिव द
कंडीशन ज्वाइन कंडीशन। तो यहाँ पर हमारे पास ज्वाइन कंडीशन जो है वो है इस टेबल में कॉमन क्या है दूसरे टेबल के साथ, तो हमें पता है दोनों में डिपार्टमेंट नंबर कॉमन है, तो हम वही इसको बोलेंगे कि भाई डिपार्टमेंट नंबर दोनों में कॉमन है, उसी को यूज करो ज्वाइन करने के लिए। और मैं एग्जैक्टली वही लिख रहा हूँ इंग्लिश में, आप ये पढ़ भी सकते हो, जैसे मैंने एग्जैक्टली यही बोला कि एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम यहां से ले आओ, उसको ज्वाइन करो डिपार्टमेंट टेबल के साथ। किस तरह ज्वाइन करना है, डिपार्टमेंट नंबर पे, वही कॉमन की है दोनों के बीच में। और वहां से अब मेरे को यहां पर चाहिए डिपार्टमेंट का नेम, ये मैंने इसको बोल दिया कि मुझे ये चाहिए। और यूजुअली अच्छा होता है इन टेबल्स को ऐसे शॉर्ट नाम भी दे सकते हो आपको, इसे आप एलियासिंग कहते हैं। जैसे मैंने इसको ई दे दिया, डी दे दिया। अब ये क्यों देते हैं, पहले हम इसको चलाते हैं, ये नहीं चलेगा और फिर मैं आपको बोलूंगा क्यों नहीं चलेगा और क्या मसला है, इसको कैसे हटाया जाए। पहले हम इतना चला लेते हैं। तो देखो इसने एरर दिया, कॉलम एम्बिगुअसली डिफाइंड। सिंपल इंग्लिश में हम इसे समझे तो ये बोल रहा है कि आपका जो डिपार्टमेंट नंबर दोनों में है, तो लाना किस में से है। इसीलिए जब आप एक ही टेबल से जब कॉलम खींच रहे थे तो उसको डाउट नहीं होता था कहां से क्या लाना है, लेकिन अब क्योंकि हमने अब ज्वाइन कर दिया, दो टेबल है, तो उसको बोल देना चाहिए कि कहां से लाना है। जैसे एम्प्लॉय टेबल से ये दो कॉलम लाने हैं, लेकिन डिपार्टमेंट टेबल से ये वाला कॉलम लाना है। अब हम इसे फिर से रन करते हैं। वो बोल रहा है डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पर इस टेबल में क्या नाम है इस कॉलम का, इसको देखना पड़ेगा फिर से। डिपार्टमेंट नंबर का नाम डॉट DEPT, डिपार्टमेंट नंबर ही है यहाँ पर। चलो हम इसे एलियास ही यूज करेंगे, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर से रन करते हैं इसे। अब आप देखो, अब हमने पहले हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर नेम नहीं आता था ना, लेकिन अब हमने दो टेबल को ज्वाइन कर लिया, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया, तो हमने हर डिपार्टमेंट के आगे आगे उसका डिपार्टमेंट नेम भी खींच लिया है। जैसे 10 जो है वो अकाउंटिंग है, 20 रिसर्च है, 30 सेल्स है। तो ज्वाइन का पॉइंट है, अगर एक से ज्यादा टेबल में आपका डेटा है तो आपको मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ता है डेटा निकालने के लिए, और इसका कमांड भी सेम ही होता है, ज्वाइन ही लिखते हो। इस टेबल को ज्वाइन किया है इस टेबल पे, और किस कंडीशन पे किया वो आपकी ज्वाइन की यहाँ पर ऐसे लिखते हो। तो दैट इज व्हाट जॉइंस आर इन सीक्वल। Does that answer the question? सानिया ने भी पूछा था यही, व्हाट आर जॉइंस इन सीक्वल। सानिया आपको समझ आ गया ज्वाइन क्या होता है? एक्सक्यूज मी सर, आई हैव डाउट। हाँ हाँ पूछो। सर अगर वहां पे कुछ कॉमन नहीं होगा दोनों टेबल्स में, तो ये जो लिखा हमने सीक्वल, फिर काम करेगा ये हमारा नहीं कमांड? करेगा। अगर दो टेबल्स के बीच में कोई कॉमन रिलेशनशिप नहीं है तो आप उनको ज्वाइन नहीं कर सकते हो नेचुरली। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है जहां पर आप फिर भी ज्वाइन करना चाहते हो, इसे एक कार्टेशियन ज्वाइन कहते हैं। उसमें क्योंकि कुछ कॉमन नहीं होता है ना, तो वो हर रो को हर रो से मल्टीप्लाई देता है। ये यूजुअली कभी यूज नहीं किया जाता है अनलेस आपको टेस्ट डेटा नहीं जनरेट करना है, जिसके बारे में आप लोगों को अभी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, वो बहुत एक एक्सट्रीम रेयर केस है। बट दो टेबल्स को टेक्निकली ज्वाइन करने के लिए उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन, एक से या एक से ज्यादा कॉलम भी हो सकते हैं, कॉमनैलिटी होना जरूरी है, उसके बगैर ज्वाइन नहीं होगा। व्हाट आर द डिफरेंट सबसेट्स ऑफ सीक्वल? ये हमने उस दिन भी बात की थी। सीक्वल को यूजुअली तीन में डिवाइड करते हैं। दो उसमें से सबसे ज्यादा कॉमन है, जैसे हमने कहा था DDL होता है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये आपका DDL होता है, या इसका फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि जिससे आप डेटा डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें आपका सारा वही सब आता है, जैसे क्रिएट किया आपने आपने उसको ड्रॉप किया टेबल को, तो जिन चीजों से आप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हो वो सारा आपका DDL में बनता है। उसके बाद आपका DML आता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसमें ये सब चीजें आती हैं, जैसे आपने उसके अंदर इंसर्ट किया, आपने अपडेट किया, वो सब आता है। इसमें एक और भी होता है जिसे TCL कहते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। उसमें यूजुअली पहले ये ज्यादा होता था, अब ये कम हो गया, लेकिन आपने एक बार डेटा स्टोर कर लिया ना, तो उसको फिर सेव, जैसा जैसा वर्ड डॉक्यूमेंट लिखते हो फिर सेव बटन ऊपर दबाते हो ना सेव करने के लिए, तो सीक्वल में सेव कमांड जो है ना उसे कमिट कहते थे।
तो वो दबानी पड़ती थी। अब मोस्टली मॉडर्न सिस्टम्स में ये ऑटो कमिट हो जाता है, लेकिन उसका कमांड है तो उसे कमिट कहते थे। और अगर आपको अंडू करना है, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, मैं अंडू करता हूँ ना यहाँ पर, अगर आपको अंडू करना है तो उसका भी कमांड है, सीक्वल में उसे रोल बैक कहते हैं। तो इन चीजों को ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में TCL में लिखा जाता है। अब ये उतना ज्यादा पॉपुलरली यूज होता नहीं है, सिस्टम स्मार्ट हो गए हैं, खुद ही कमिट रोल बैक आ गया है, ऑटो कमिट ऑटो रोल बैक। बट DDL और DML तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। DDL से आप बनाते हो चीजें, जैसे हमने क्रिएट टेबल किया या टेबल को ड्रॉप कर किया, और DML से आप टेबल में एक बार डेटा जो डाला उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। वो सारी चीजें जो हमने देखी उन्हें DML कहा जाता है। If a table contains, आकिब मोहम्मद बट पूछ रहे हैं, if a table contains lakhs and lakhs of rows, is that impact anyway on retrieving data from table? I mean, slow down the speed. हाँ होता है। अब लैक्स एंड लैक्स पे आजकल जो मॉडर्न डेटाबेसेस हैं, लैक्स एंड लैक्स ऑफ रोज वो बहुत इजीली हैंडल कर देते हैं। तो लैक्स एंड लैक्स पे यूजुअली आजकल हम स्लो डाउन नहीं देख पाते हैं। लेकिन हाँ, जैसे अगर आप करोड़ों में पहुंचना शुरू कर देते हो तो डेफिनेटली स्लो डाउन हो जाता है। अरबों में पहुंच जाते हो डेफिनेटली स्लो डाउन हो जाता है। और उसके पीछे एक पूरा एक एरिया है कि फिर कैसे चीजों को इंप्रूव किया जाए। टेबल का डिजाइन होता है, जैसे हम इंडेक्सिंग करते हैं, पार्टीशनिंग करते हैं, वो एडवांस टॉपिक्स हैं कुछ। कि अगर हमारे को अरबों खरबों रोज स्टोर करनी है डेटा में, फिर उस कैसे हम स्पीड अप कर सकते हैं, क्योंकि स्लो डाउन हो जाता है, ये सच है। जितना ज्यादा डेटा स्टोर करोगे उतना स्लो डाउन हो जाएगा। फिर उस स्लो डाउन को सॉल्व करने के लिए हमारे को अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं। उसी व्हाट इज प्राइमरी की एंड यूनिक की इन सीक्वल? अच्छा क्वेश्चन है। हम अगर वापस अपने टेबल पे जाएंगे जो हमने बनाया था, KEI स्टूडेंट्स, किसी भी टेबल में अगर आप हर रो को एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोई की देते हो तो उसे प्राइमरी की कहते हैं। जैसे हमारे टेबल में हर स्टूडेंट को एक ही आईडी है, वो और किसी स्टूडेंट को नहीं मिलती है यहाँ पर। तो जैसे स्टूडेंट आईडी यहाँ पर एक अच्छा कैंडिडेट है प्राइमरी की होने के लिए। यूनिक की जो है उसमें और प्राइमरी की में फर्क क्या है? जो आपका जो यूनिक की है उसमें भी यही होता है कि कॉलम में वैल्यू रिपीट नहीं कर सकता है, लेकिन जो डिफरेंस ये है कि आपकी प्राइमरी की में नल नहीं हो सकता, एक ब्लैंक नहीं डाल सकते हो आप, लेकिन यूनिक की में आप ब्लैंक डाल सकते हो। और इसका रीजन ये है क्योंकि डेटाबेसेस में ब्लैंक को या नल वैल्यू, जैसे डेटाबेस लैंग्वेज में उसे कहा जाता है, उसे यूनिक माना जाता है। हर ब्लैंक वैल्यू अलग माना जाता है, नो टू नल्स आर द सेम, इसलिए वो यूनिक की को वायलेट नहीं करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। किसी और ने लिखा है, कैन वी अवॉइड रेपिटेशन ऑफ टुपल्स इन DBMS? कर सकते हो, और उसको करने का यही तरीका होता है, जैसे हमने बोला, आप अपने कॉलम्स को एज प्राइमरी की डिफाइन कर दो तो फिर आप उसे रिपीट नहीं कर सकते हो। प्राइमरी की से भी कर सकते हो, यूनिक की से भी कर सकते हो, अगर आपको नल हैंडल नहीं करना है। सबसेट ऑफ सीक्वल, आई थिंक यही सारे क्वेश्चन थे जो मुझे एटलीस्ट चैट पे दिख रहे हैं। आई होप आपको आज का सेशन यूजफुल लगा हो। मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अपना अकाउंट जरूर बनाएं। यहाँ लाइव सीक्वल में फ्री है, सिर्फ ईमेल डालना होता है। और इनके प्राइमरी जो ट्यूटोरियल्स हैं और प्रैक्टिस करें बहुत। ये सीक्वल सीखने के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। कुछ और भी है। मोहम्मद आसिम पूछ रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सबसेट्स ऑफ सीक्वल? तो हमने अभी जैसे बात की थी, DDL, DML, TCL होता है। DDL वो चीजें हैं जिससे आप चीजें क्रिएट करते हो या ड्रॉप करते हो, जैसे टेबल्स। DML होता है उन टेबल्स में जब आप रीड राइट ऑपरेशंस करते हो, तो आपका जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करते हो। और अगर आप उसको सेव या रोल बैक करते हो, अंडू करते हो, तो वो TCL होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। वो डिफरेंट सबसेट्स होते हैं। मोहम्मद आसम के लिए आंसर है। कमिंग बैक टू द थिंग, लाइक मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप अकाउंट जरूर बनाइए, प्रैक्टिस जरूर करिए। ये एक अच्छी वेबसाइट है। कुछ और भी पॉपुलर है इंटरनेट पे, W3 स्कूल्स का सीक्वल ट्यूटोरियल बहुत पॉपुलर है, आप वो लोग भी कर सकते हो। बट काफी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारे कोर्स का पॉइंट था आपको एक स्टार्ट देना सीक्वल में, थोड़ा बहुत बेसिक्स देना। ऑनलाइन बाकी ट्यूटोरियल्स आपको प्रैक्टिस का चांस देंगी और आपके लेवल को और भी ज्यादा बढ़ाएंगी। तो डेफिनेटली अकाउंट बनाइए और प्रैक्टिस करिए।